we will talk about communication theory today, which is again a partial theory, partial approach of international politics. When we talk about bargaining theory, naturally the question arises of trust building. Conflicts among nations erupt because of lack of trust. And that is why a lot of focus is given to confidence building measures in today's international relations. We can see states creating security zones, making effort for peace, making peace building, and usually it is believed that if states have this trust, if there is no trust deficiency, then there will be no war. इसी संदर्भ में कम्युनिकेशन थ्योरी या संचार सिद्धांत का हम नाम ले सकते हैं। संचार सिद्धांत जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने का प्रयास किया गया है। ये संचार सिद्धांत क्या है और कैसे काम करता है? जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार की बात करते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन की हम चर्चा करते हैं, उनके बीच में जो संचार हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। इनफैक्ट संचार या कम्युनिकेशन शब्द साइबरनेटिक्स से उत्पन्न हुआ, वहाँ से आया, और नॉर्बर्ट वीनर ने इस शब्द का पहले प्रयोग किया। नॉर्बर्ट वीनर ने इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। दिस अप्रोच lays stress on the point that if politics is envisaged as a system, the control of the system centers on communication, and the ability of a state to control is related to its ability to deal with information. यानी राज्य के पास कितनी सूचना है और उस सूचना का वो कैसे प्रयोग कर रहा है, कैसे उसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उसे नियंत्रित कर रहा है, इस पर संचार सिद्धांत निर्भर करता है। Communication theory, which is developed by Wiener and a few others, in it the term cybernetics is used. What is cybernetics? Cybernetics is fundamentally a body of theory and technique for the study of probabilities in different but analogous समान universes. प्रायः इस शब्द का प्रयोग मशीनों के लिए किया जाता था, मशीनों के संदर्भ में साइबरनेटिक्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि इसका प्रयोग राजनीति में भी किया जाने लगा। और आज के समय में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दो इम्पोर्टेंट शब्द हैं राजनीति विज्ञान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग करते हैं
इसे हम पॉलिटिकल साइबरनेटिक्स का नाम दे देते हैं, तब इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, they are treated as process of steering and coordinating human efforts towards the attainment of some set of goals. सरकार और राजनीति, ऐसा समझ में आता है पॉलिटिक्स साइबरनेटिक्स से कि ये जो मनुष्य हैं उनको स्टीयर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे एक जो कॉमन गोल है, उद्देश्य है, उसको पाया जा सके। ये कॉमन गोल और उद्देश्य क्या है? राज्य की स्थापना, राज्य के अंदर शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति। तो कम्युनिकेशन थ्योरी का उद्देश्य राज्यों के बीच में एक सिक्योरिटी जोन को एस्टैब्लिश करना कहा जा सकता है। आगे जाकर इस सिद्धांत का प्रयोग कार्ल डॉयश ने राजनीति के अंदर किया और उनके अनुसार सूचना, या जिसको सूचना तंत्र कह सकते हैं, वो किसी भी राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नाम की उनकी जो पुस्तक थी, उसमें उन्होंने राज्य के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक बताया। राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? दे रिजल्ट बिकॉज देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। Conflicts arise as a result of breakdown in the system of communications. जब सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा, संचार नहीं होगा, तब संभावना अधिक हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट के इरप्ट होने के, संघर्ष के उत्पन्न हो जाने के। लेकिन हम जानते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो नेशनल सिस्टम से अलग है। क्यों? क्योंकि नेशनल सिस्टम में राज्य के अंदर सूचनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है और सूचना के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एक सरकार होती है राज्य के अंदर और उसके द्वारा कार्य किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी किसी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की कमी होती है, वहां पर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को हम नहीं देखते हैं और इस वजह से राज्यों के बीच में संघर्ष होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो कार्ल डॉयश ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस कम्युनिकेशन थ्योरी का प्रयोग किया उसकी आलोचना भी की गई और ये कहा गया कि इस सिद्धांत का प्रयोग मानव विज्ञान में करना या मैथमेटिक्स में करना एक अलग बात है। राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किससे डील कर रहे हैं? हम मनुष्यों से डील कर रहे हैं, मनुष्यों की बात कर रहे हैं। और मनुष्य कैसे होते हैं? हु आर डायनेमिक, हु आर ऑलवेज चेंजिंग, उनमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन थ्योरी को हम उतना पॉपुलर नहीं पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना कि हमने अन्य सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया था। कम्युनिकेशन थ्योरी कुछ मॉडल्स बनाने की बात कहती है। इट ऑफर्स अ मॉडल दैट सीम्स फार मोर मैनिपुलेबल देन मोस्ट एक्चुअल ऑपरेशंस। यानी एक संचार का एक मॉडल दे दिया जाता है और उसके आधार पर राज्य का अध्ययन करने की बात कही जाती है, जो
मुश्किल काम हो जाता है, जिसमें मनुष्य के बारे में पढ़ने में दिक्कतें अधिक आने लगती हैं। और इसीलिए कम्युनिकेशन थ्योरी का उतना अधिक प्रयोग नहीं किया गया, और इंस्टेड हम पाते हैं कुछ और सिद्धांत जिनको आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया जा रहा है। और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अप्रोच पीस पर बेस्ड है, पीस थ्रू लॉ अप्रोच। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादियों के अनुसार संघर्ष की राजनीति है, और संघर्ष इसमें निरंतर होते रहते हैं, और ये बहुत सामान्य है कि राज्यों के बीच में संघर्ष होते रहे। लेकिन 1950-60 के दशक में एक नया अप्रोच उत्पन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का, और वो था पीस रिसर्च। इसी में पीस थ्रू लॉ अप्रोच को हम देखते हैं। पीस थ्रू लॉ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से शांति की स्थापना करना। आप देख सकते हैं कि ये अप्रोच लीगल अप्रोच से अलग है, और इस अप्रोच का प्रयोग हम लिबरल्स को दे सकते हैं इसका श्रेय। ग्रोशस हो या इमानुअल कांट, जिन्होंने अपनी पुस्तक परपेचुअल पीस में एक ये आकांक्षा प्रस्तुत की थी कि राज्यों के बीच में परमानेंट पीस होनी चाहिए। और इसी सिद्धांत को, परपेचुअल पीस का जो उनका विचार था, उसको आगे जाकर 1980 के दशक में विकसित किया गया, डेवलप किया गया। और देन केम दीज टू अप्रोचेस, पीस थ्रू लॉ एंड पीस रिसर्च अप्रोच। पीस रिसर्च अप्रोच, जिसे कुछ व्यवहारवादियों के द्वारा विकसित किया गया, इसका क्या मतलब है? यानी राज्यों के द्वारा पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग का प्रयास किया जाता रहा है। और जैसा हम लोग ने देखा कि ये लिबरल्स को इसका श्रेय हम दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि जैसा कि लिबरल्स भी मानते थे कि व्हेन स्टेट्स हैव डेमोक्रेसी देयर विल बी लेस चांस ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। यानी लोकतांत्रिक देशों में आपस में लड़ाइयाँ कम होती हैं, और इसलिए डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का विकास होना चाहिए। और ये बात किसी अनुमान के आधार पर नहीं कही गई, इस बात के लिए स्टडी की गई, और एम्पिरिकल बेसिस पर इस तथ्य को स्थापित किया गया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज यूजुअली डू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर। एक अध्ययन किया गया जिसमें 1853 से लेकर 1980 तक का अध्ययन किया गया, जिसमें ये देखा गया कि जो युद्ध हुए, लगभग 300-350 के ऊपर जो युद्ध हुए, उसमें से बहुत सारे युद्ध डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच हुए, और लगभग 190 युद्ध दो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच हुए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, यानी जो लोकतांत्रिक देश थे उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। इस आधार पर, इस स्टडी, इस अध्ययन के आधार पर यह बात कही गई कि लोकतंत्र अगर हो तो राज्यों के बीच में युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो उनके ऊपर पब्लिक ओपिनियन का बहुत नियंत्रण रहता है। लोकतांत्रिक सरकारें पब्लिक ओपिनियन से गाइडेड होती हैं, और इसलिए उनके बीच में युद्ध की संभावना कम होती है। और दूसरी चीज ये भी माना गया कि लोकतांत्रिक सरकारें प्रायः लाइक माइंडेड होती हैं, एक जैसा विचार रखती हैं, एक जैसा सोचती हैं, इसलिए भी उनके बीच में युद्ध की संभावना कम होती है। जैसा कि ये कहा जाता है कि एक जैसे लोग आपस में दोस्ती अधिक करते हैं। कहते हैं, कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो एक जैसी सोच के लोग, चाहे अब वो डेमोक्रेसी अगर है
तो उनके बीच में स्वाभाविक तौर पर युद्ध की संभावना कम होगी। वो एक साथ मिलकर काम करने, सहयोग, उनके बीच में कंसिलिएशन, कोऑपरेशन की भावना अधिक होगी। वो सहयोग के साथ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ वो काम करते हैं। तो ये जो आइडिया था पीस रिसर्च का, जिसमें पीस का मतलब है वायलेंस की एब्सेंस। व्हाट इज वायलेंस? वायलेंस का मतलब है जहां पर दो देशों की, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात कर रहे हैं, कि दो देशों की सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हो, जिसमें जान और माल की हानि हो रही हो। युद्ध की परिभाषा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, उसके अनुसार कि दो देशों की मिलिट्री आपस में लड़ाई कर रही हो और उसमें जान और माल की हानि हो रही हो, 1000 के ऊपर लोग अगर मारे जा रहे हैं, तो वो युद्ध की श्रेणी में आ जाता है। तो पीस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस। जहां पर हिंसा नहीं है, जहां पर युद्ध नहीं है, वहां पर हम शांति की मौजूदगी देख सकते हैं। पीस रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो हम इमैनुअल कांट के अलावा कुछ और थिंकर्स की भी बात करते हैं, जिसमें दांते, ग्रोशियस, सेंट पियरे, रूसो, ग्रीन, इन सभी का नाम ले सकते हैं। बिकॉज दे ऑल डिजायर्ड परपेचुअल पीस, दे ऑल वांटेड दैट वर्ल्ड शुड बी एट पीस, इट शुड नॉट बी एट वॉर। जो भी संघर्ष है उनका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाल लिया जाए। क्विंसी राइट की किताब अ स्टडी ऑफ वॉर, जो 1942 में 2 भागों में पब्लिश हुई थी, उसमें भी उन्होंने मीनिंग, डायमेंशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर की बात की थी। और उन्होंने इस तरीके से वॉर के खिलाफ और शांति के पक्ष में अपनी बात को कहा, क्योंकि वॉर के क्या नुकसान है उसके विषय में उन्होंने बताया था। तो एक बड़ा वर्ग है राजनीति वैज्ञानिकों का, विशेष रूप से व्यवहारवादियों का, जो पीस रिसर्च, शांति अनुसंधान, शांति शोध की बात कहते हैं, जिनके अनुसार राज्यों को पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग का प्रयास करना चाहिए, और जिसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को उत्पन्न करने वाले जो कार्य हैं उनको किया जाना चाहिए। तो ये जो 21वीं शताब्दी है और 20वीं शताब्दी का जो सेकेंड हाफ था, उसमें इस प्रकार के सिद्धांत पर बड़ा बल दिया गया, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्रू पीसफुल मीन्स की बात कही गई। और तभी हम पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जैसे विषय का भी अध्ययन आरंभ किया गया, और कॉन्फ्लिक्ट के हर एस्पेक्ट को पढ़ा जाने लगा। उसके राजनीतिक पक्ष के साथ साथ उसके जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं उनका भी अध्ययन किया जाने लगा। और तभी हमने देखा कि हमने जेंडर वायलेंस की भी बात आरंभ की, और ये भी देखा कि कैसे जेंडर के नाम पर पूरा विश्व एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन में लगा हुआ है। या एक देश के अंदर ये देखा गया कि रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, we find that there are several gaps, there is discrimination, stratification leading to conflict. तो conflict situation रेस के आधार पर भी हो सकती है, रंग के आधार पर भी हो सकती है, और इनका कैसे हल निकाला जाए, ये पीस रिसर्च थ्योरी के अध्ययन का उद्देश्य था। इसमें एक और नाम जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो गाल्टुंग का है। गाल्टुंग जोहान गाल्टुंग, जिन्होंने पीस शब्द के विषय में और आगे बताया था। और
गाल्टन इस बात से पर जोर देते हैं कि there is a negative peace and a positive peace. Negative peace का मतलब क्या है? It implies absence of war or violence. और positive peace का मतलब क्या है? It is something more than absence of war or violence. It is integration of human society. जब जो मानव समुदाय है वो एकीकृत हो जाए, उसमें सौहार्द उत्पन्न हो जाए, तब उसे पॉजिटिव पीस का नाम दिया गया. और गाल्टन appreciates the positive dimension of peace, which involves the case of international cooperation and integration, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच में कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन मौजूद हो. तो गाल्टन को एक बड़ा नाम है जो पीस रिसर्च के एरिया में हम काम करते हुए देखते हैं. आगे जाकर गाल्टन ने अपने आइडिया ऑफ पीस में सोशल जस्टिस का भी विचार जोड़ लिया और सामाजिक न्याय, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्य के अंदर भी बहुत तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट और जेंडर और कास्ट और सेक्स, जेंडर नहीं, सेक्स के आधार पर या रिलीजन के आधार पर या सोसाइटीज के बीच में रंग और प्रजाति के आधार पर. If we talk about some recent advocates of peace research approach, then again we can take the name of Carl Deutsch, who contends that peace research seeks to identify the conditions which make large-scale war less probable. तो डाइश का ये मानना था कि ऐसी स्थितियों की जांच की जानी चाहिए, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए जिनसे बड़े युद्धों को रोका जा सके, उनकी संभावना को कम किया जा सके. पीस रिसर्च को प्रोपगेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई स्थानों पर चेयर्स स्थापित की गई. आपको मालूम होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इस प्रकार का एक शोध संस्थान है, मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च, MCPR. और जो मेजर यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की है वहाँ पर पीस रिसर्च के लिए चेयर भी स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में शांति अनुसंधान के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व किया जा सके, पूरे विश्व को सिक्योरिटी जोन के रूप में स्थापित किया जा सके. आप अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो ये एक एग्जाम्पल है सिक्योरिटी जोन का, जहां पश्चिमी यूरोप के ये कुछ देश जो EU में शामिल है, वो उनमें आपस में एक तालमेल है और जिसकी वजह से इनके बीच में युद्ध की संभावना नहीं है. इसी तरीके से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को अगर आप ले लें तो ये भी एक परफेक्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी या जोन का उदाहरण है. ट्रांस एटलांटिक जो एरिया हम कहते हैं, US और UK को ले लें तो ये भी इसका एक परफेक्ट उदाहरण बन सकता है कि कैसे इनके बीच में सिक्योरिटी को लेकर टोटल ट्रस्ट है. वहीं अगर आप साउथ एशिया को लें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर देयर आर सेवरल इश्यूज जिनकी वजह से यहाँ पर हम सिक्योरिटी जोन को नहीं देखते हैं.
there is a deficiency of trust amongst various South Asian states, भारत पाकिस्तान हो या भारत के और जो पड़ोसी देश हैं, और इसीलिए आपने देखा कि सार्क सफल नहीं हो पाया। आसियान के माध्यम से ज़रूर ये कोशिश की गई है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो एक जोन का निर्माण करें जिसमें सुरक्षा देखी जा सके, परंतु आसियान भी उतना स्ट्रॉन्ग रूप में नहीं उभरता है। इसके अलावा अगर आप पश्चिम एशिया में चले जाएं, वेस्ट एशिया में, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने यहाँ पर एक सिक्योरिटी जोन को विकसित होने से रोका है। तो जब जहाँ पर सिक्योरिटी जोन होगा, कम्युनिटी के बीच में सुरक्षा की भावना होगी, वहाँ पर हम युद्ध को कम देखेंगे, वहाँ पर हम शांति को काम करता हुआ देखेंगे, और जो पीस रिसर्च थ्योरी है या जो पीस थ्रू इंटरनेशनल लॉ जो अप्रोच है वो इसी आधार पर काम करता है। तो ये आज के समय की देन है कि वर्ड पीस थ्रू लॉ एंड पीस रिसर्च, ये दोनों सिद्धांत आप कह सकते हैं कि जो लेट 20th सेंचुरी थी और आज की हमारी जो 21st सेंचुरी है, इसमें ये दोनों ही सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने में। ये कुछ पार्शियल थ्योरीज हैं जिनके माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ा जा रहा है।